यह आज का सुबह है और यह है खेत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये धान का पौधा और यह विशाल खेती कोई आम खेती नहीं है। दूर दूर तक जाती ये निगाहें, जहाँ तक आपको दिख रही है, ये धान के खेत का है। झाड़ के शक्ल में दिख रहा है ये झाड़ी, इसकी भी एक अलग दास्तान है और इस खेत को यह भी अद्भुत बनाता है। सामने दिख रहा है यह फार्म हाउस और यह फार्म हाउस का ही एक हिस्सा। यह खाली बिना पानी का दिख रहा है आपको गड्ढा, जो मछली पालन करने के लिए बनाया गया है। इसी फार्म हाउस का यह हिस्सा जहाँ गाय पालन होता है। आप कहेंगे ये हम कहाँ आ गए? जी नहीं, हम आए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय महान हस्ती से मिलने। ये हस्ती हैं जो आर्ट की दुनिया में अपना नाम कमाया है। रेड सन्यासी। जी हाँ, ये रेड सन्यासी का फार्म हाउस है और इन्होंने कला के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और इनकी इसी आकांक्षा, उच्च आकांक्षा ने इन चीज़ों का निर्माण किया है। हम उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं ऐसे महान हस्ती से जो एक साधारण जीवन जीते हुए एक महान लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। यही है वो महान हस्ती जो अंतर्राष्ट्रीय कला के जगत में एक अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है और हम अपने दर्शकों की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप आर्ट कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी आप अपने कला का प्रदर्शन किए हैं। ये किस रूप में किए हैं? बेसिकली स्टोन में काम करते हैं। आर्टिस्ट हैं, अलग अलग जगह पे रहे, अलग अलग स्टेट में रहे, काम किए। कोरोना काल में लौट करके अपने गांव पे चले आए। तभी ऑर्गेनिक फार्मिंग साथ में कर रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए तो चाहिए। आर्ट तो एक ऐसा चीज़ है कि आप बनाते हैं, जरूरी थोड़ी कि उससे सेल हो। लेकिन आजकल खर्च इतना ज़्यादा है परिवार चलाने के लिए, तो उसका बेसिक आपको चाहिए। तो उसके लिए अभी फिलहाल फार्मिंग को कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं। ये फार्मिंग कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये आप जैसा मैंने बताया था आपको, यही वो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी क्रेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा है। और हम जानना चाहेंगे इनसे ये फार्मिंग किस तरह से कर रहे हैं और ये जो जंगल सा दिखता हुआ ये ढेर है, यह ढेर किस रूप में उपयोग करते हैं। चलते हैं आगे इनके फार्म हाउस को देखने के लिए कि इनके फार्म हाउस कैसा है। सामने हमारे आज के अतिथि सन्यासी रेड हैं और ये इनके फार्मिंग का हिस्सा है। इस हिस्से में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक गाय बंधी हुई है और इनकी प्लानिंग क्या है ये भी समझते हैं। सोच रहे 4-5 गाय रखेंगे, देसी गाय, और जिसका दूध से एक मिनिमम कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ रहेंगे तो उनका भी सैलरी तो मेंटेन होना चाहिए ना। इतना बड़ा स्पेस है तो मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए। तो इसीलिए गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन सब साथ में कर रहे हैं। जैसा कि अन्य जगह पर होता है, गाय के नाम पर दूध बेची जाती है, उसमें मिलावटें होती है
गाय को सुई दे करके या अन्य तरीके से उनका दोहन किया जाता है। तो जैसा कि ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं, क्या उसका भी इसी रूप में नज़र आएगा, ऑर्गेनिक के रूप में? हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो जो खाने को इसको मिलेगा वो भी ऑर्गेनिक ही मिलेगा इसको। तो नेचुरली है कि और की अपेक्षा दूध इसका ज़्यादा पौष्टिक और शुद्ध होगा। आइए हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, ये अर्ध निर्मित है और इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इन्होंने गोपालन के लिए यह शेड बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेड का काफ़ी अच्छी खासियत है यहाँ। शेड बिछे हुए हैं नीचे भी, जो कि पशु को ठंड से बचाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ही गाय दिख रही है, जो कि आपने देखा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ गायों का एक समूह रहने वाला है। इन्होंने बकरी का भी पालन किया है। ये आपको 2 बकरियाँ दिख रही है, जो अकेले हैं, क्योंकि इन्होंने अभी 2 छोटे-छोटे मेमनों को जन्म दिया है, इसीलिए दूसरे से ये अभी अलग है। हम आपको दिखाते हैं बकरियों के समूह को। ये पशुओं का चारा है। ये किस चीज़ का चारा है? धान का है और रब्बी का है। रब्बी में मसूरी है, खेसारी है। ये पशुओं के लिए है। पशुओं के लिए है। ये भी ऑर्गेनिक ही होगा। हाँ, ऑर्गेनिक होगा, नेचुरली है क्योंकि बिना खाद खल्ली का अगर उसमें अनाज निकलता तो पौधा भी तो वही होगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इन ग्रहों को देखते हुए, जो कि मछली पालन के काम में आने वाले हैं। ये केले का पेड़ है और सामने आप देख रहे हैं पीपल का पेड़ भी। ये पीपल का पेड़ है। इससे पहले कि आपको हम ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताएं, मैं आपको ये बेतरतीब से बिखरे हुए पत्थर दिखा रहा हूँ। ये पत्थर नहीं है, स्टोन नहीं है। एक्चुअली ये कला का अद्भुत प्रदर्शनी करने का एक जरिया है। शिल्पकार। हम जानेंगे इस पत्थर के बारे में, जो ये हमारे शिल्पकार सन्यासी रेड बताएंगे। क्या है ये पत्थर? कुछ उदयपुर पिंक है, कुछ जैसलमेर का सैंडस्टोन है, कुछ अंबाजी का वाइट मार्बल है, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम रहे काम किए तो वहाँ से पत्थर कलेक्ट करके लाए हैं, जो अब यहाँ अपने स्टूडियो में काम करेंगे। ये जो निर्मित पत्थर है, हम्म, वो क्या चीज़ का है? वो पिंक मार्बल है। पिंक मार्बल। और इस पत्थर से आप कोई संरचना निर्मित कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सारा काम करने के लिए रखा हुआ है। और ये शंख की आकृति का क्या है ये? ये संक ये कौड़ी जो पहले खेलते बच्चा में लोग खेलते थे, वो कौड़ी है। कौड़ी का बड़ा फॉर्म है ये बनाया हाथ हुआ से बनाया है, हुआ हाथ है। से बनाया हुआ है। और इसके सामने जो पत्थर दूसरा है, उसमें स्कल्पचर बन रहा है, वो फ्लावर का फॉर्म है, फूल का। वो कट रहा है, तो तैयार होगा तो आकृति में पूरा डिटेल में आएगा। ये कौन सा आर्ट है? एक मॉडर्न आर्ट है, एक आदमी का फॉर्म है बैठा हुआ। हम पत्थर को बहुत कम काटते हैं, जो नेचुरल पत्थर का जो शेप होता है
उसको हल्का-फुल्का मोल्ड कर कर के ही हम तैयार करते हैं, अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग स्टोन को काट कर कर के बड़ा स्टोन को लेके छोटा-सा उसमें मूर्ति बनाते हैं। क्योंकि स्टोन को बनने में लाखों साल लगता है, तो हम भी उसी हिसाब से सोच करके कि उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करें और उस पत्थर का महत्व बढ़ जाए, उसका प्रयास करते हैं। पत्थर का महत्व बढ़ जाए। इन्होंने अभी बहुत सुंदर आकृति को इन्होंने बनाया है। इस शिल्प में आप देख पा रहे हैं, ये मॉडर्न आर्ट का एक नमूना है। ये तैयार हो चुका है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया था, यह अभी तैयार नहीं हुआ है, तैयार होने की प्रक्रिया में है। कुछ काम बाकी होंगे इस पे। मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। ये एक आर्टिस्ट बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। आर्टिस्ट के हाथ से बना ये अद्भुत शिल्प, ये कौन सा आर्ट है, बता पाएंगे? मॉडर्न आर्ट है। अभी इसी साल मार्च में इसका उद्घाटन हम किए, तो देश के 10 राज्यों से अलग-अलग आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने काम किया है। ये उदयपुर का एक आर्टिस्ट है, रोकेश कुमार, उसके द्वारा बनाया गया एक वर्क। यह स्टूडियो है जो 3 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। पहले ये पटना में था। आप समझ सकते हैं इन कला को। महामना गौतम बुद्ध, मॉडर्न आर्ट का अद्भुत नमूना। ये ट्रॉली है, चेन पुलिंग, जो पत्थर को ऊपर उठाने में सहायता करता है, ताकि उस पर एक अच्छी आर्ट उकेरी जा सके। ये दूसरा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह कोरोना के कारण जो तबाही आई थी, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। एक अच्छे शिल्पकार, एक महान शिल्पकार, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान रही है, वे ये स्टूडियो निर्माण किया है। और जिस स्टूडियो में इन्होंने अपने कला को बिखेरने की कोशिश किया है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा आपको कि वे इस आपदा में इन्होंने एक नया खोज किया है, और वो है ऑर्गेनिक खेती का। और ऑर्गेनिक खेती इन्होंने पिछले 3 साल से ही शुरू किया है, जो मैंने शुरुआत में ही दिखाया था आपको। और हम आगे चलते हैं, इनके आर्ट ने किस तरह से खेती के स्वरूप को बदल दिया है, सोचने के तरीके को बदल दिया है, हम उसको देखते हैं। यह विशाल फलक में फैला हुआ मछली पालन उद्योग का स्वरूप है। और सामने दिख रहा है आपको है फार्म हाउस का वह हिस्सा, जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो इस ऑर्गेनिक खेती का एक हिस्सा है।
ये बकरी पालने का फार्म हाउस का हिस्सा है जहाँ बकरी पालन होता है। अभी आप सन्यासी रेड आर्टिस्ट के फार्म हाउस में हैं और जैसा कि आर्टिस्ट हर चीज़ को नया आयाम प्रदान करता है, इन्होंने खेती ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पद्धति से किए गए खेती को भी नया आयाम प्रदान किया है। हम जानना चाहें कि ऑर्गेनिक खेती अन्य खेती से अलग कैसे है? ये अन्य खेती में लोग यूरिया और का मात्रा यूज़ करते हैं, जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। हाँ, हम नेचुरल जो प्रोसेस में बनता है खरपतवार को सड़ा कर करके तो उससे तैयार करते हैं, तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। आप खरपतवार से कैसे तैयार करते हैं? हम ढैंचा का पौधा लगाते हैं और खेत में जोतवा देते हैं। वो खाद के रूप में सारा तरह का मिनरल जो चाहिए पौधे को वो उससे मिल जाता है, इसलिए हमको कोई और तरह का केमिकल रसायन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने बताया था कि ढैंचा का पौधा बनाने के लिए आपने बीज आयात किया था। हाँ, स्टार्टिंग में आयात किया था 3 साल पहले, अब लेकिन हर एक साल कम से कम 2, 4, 5 कट्ठे में मैं लगा के रखता हूँ, जो नेक्स्ट ईयर का बीज के रूप में हमारा काम आता है। ऑर्गेनिक खेती के क्या फ़ायदे हैं? ऑर्गेनिक खेती से फ़ायदा ये है कि आप खुद बढ़िया खाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। ना ज़हर खाइए, ना खिलाइए। सारी बीमारी का जड़ आजकल तो यही है ना है, भोजन ही है। मतलब प्राकृतिक तौर पर खुद को स्वस्थ रखना। हाँ, मैं खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करता हूँ और जितना उपजाता हूँ तो अगल-बगल को कोशिश करता हूँ कि वो भी स्वस्थ रहे। ऑर्गेनिक खेती न केवल प्राकृतिक होता है, बल्कि यह प्रकृति को मदद भी करता है। ऑर्गेनिक खेती एक बेहतरीन पद्धति है, जिससे हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं और प्राकृतिक तौर पर जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। यह आपको स्वस्थ रहने में, आपको बेहतरीन जीवन पद्धति को, जीवन शैली को निभाने में ज़्यादा उपयुक्त होता है बनिस्पत रासायनिक खाद, पौधे उससे तुलना में। अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा एक नई वैरायटी जो इनका उत्पाद है। क्या नाम है इसका? ये है कलावती। कलावती या मणिपुर चाखव, 2 मैं ब्लैक राइस में उपजाता था। एक रेड राइस भी मैंने उपजाया है। और ये हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ऑर्गेनिक भी है और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। कैंसर पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा है। इनको डॉक्टर चावल खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन ये चावल खाने के लिए लोग सजेस्ट करते हैं। तो दिखाएंगे इसका दिखाएंगे। डिब्बा में है। ये डिब्बा में पैक है, खोलना सही नहीं है, लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं इस चावल की खासियत को, खूबसूरती को। ब्लैक राइस, ये कितने ग्राम का है? 1 केजी का पैकेट है। इसका मूल्य क्या पड़ता है? ये मूल्य 200 रुपये के आसपास में। 200 रुपया मूल्य का चावल है ये, आपके जीवन के लिए अनमोल। सारे कार्टून में यही चावल हैं। आप ज़रूरत लगे तो आप इसे मंगवा सकते हैं। अपने दर्शकों को ऑर्गेनिक खेती के अगले हिस्से में दिखाना चाह रहे हैं हम हैं मशरूम की खेती। यह जो आप शेड के नीचे देख रहे हैं हरे रंग का झिल्ली-नुमा चादर, इसके अंदर मशरूम की खेती होती है। हम अपने स्टार आर्टिस्ट के हाथों से देखते हैं खेती का, मशरूम खेती का नमूना। ये आप देख पा रहे हैं मशरूम की ये खेती है और जैसा कि मैंने कहा ये शुरुआती दौर की बात ही है। यहाँ एसी भी चल रहा है कंटिन्यू। कम लाइट की ज़रूरत होती है इसे और अच्छी पैमाने पर यहाँ पर
खेत का नमूना है। ये अंधेरा ही क्यों है यहाँ पर? अंधेरा डार्क में ही होता है ना बेसिकली, लाइट इसको चाहिए नहीं। लाइट कम चाहिए इसको। लाइट कम चाहिए, तो एक केवल छोटा-सा एक लाइट लगाया हुआ है कि निकालने के लिए और उसके लिए चाहिए, रेफ़रेंस के लिए। जी हाँ, एसी कंटिन्यू चल रहा है, इसका क्या मतलब है? ये बटर मशरूम है, इसको एक टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, क्योंकि अब अभी ठंड हो गई है तो ठंड में तो बटर मशरूम बाहर में भी आप कर सकते हैं। जैसे बाहर का सेट जो है, उसमें कुछ दिनों में आने वाला है नया बैग, तो बाहर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन 12 महीना के लिए आपको एसी चाहिए, पैक चाहिए तभी ये, क्योंकि बेसिकली ये फंगल है, तो फंगल के लिए आपको चाहिए टेम्परेचर। अच्छा इसके मैं देख रहा हूँ कि इसमें इस अंदर में क्या डाले हुए हैं जो इस बैग के नीचे? बैग के नीचे ये बना हुआ है इसका, गेहूँ का भूसी का बना हुआ है, उसमें मिला हुआ है मशरूम का बीज, और उसके ऊपर कोकोनट का डस्ट से इसको पैकिंग किया गया। फिर वो नीचे से फंगस तैयार होता है और फिर धीरे-धीरे बाहर निकलता है। ये कितनी बोरियाँ होंगी यहाँ पर? बैग इस 150 बोरियाँ हैं। डेढ़ 150 बोरियाँ हैं। ये एक खूबसूरत सा पहल है। हमारे जैसा कि मैंने कहा था, एक कलाकार हमेशा कलाकार होते हैं और वो हर चीज़ में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। ये बड़े पैमाने पर तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मात्र 3 साल से ये इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। 150 बोरियों का यहाँ एक समूह है। इसके बाद भी अन्य जगह पर है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, महज़ यहाँ 2 बोरी हैं, लेकिन पर्याप्त स्पेस है, जो दिखाता है कि यहाँ पर भी सारे लगेंगे। इसके ऊपर भी एक है और इसके नीचे भी एक है। एक अन्य जगह पर भी है। यह है मशरूम की खेती का खूबसूरत नमूना और निश्चित तौर पर जिस प्रयास को इन्होंने शुरू किया है, बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक सम्मान की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सिलसिला इसी तरह चलता रहे। एक कलाकार ने जिस तरह से नई कला को जन्म दिया है, नए सिरे से चीज़ों को सराहा है, पिरोया है, वो अद्भुत है। ये ऑर्गेनिक खेती करते हुए आप किन चुनौतियों से गुजरे हैं? ये ऑर्गेनिक खेती करने से प्रोडक्शन तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग का समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि आप बेच कहाँ पाइएगा। तो इसीलिए पता चला कि आप खर्च किए उस ढंग से, पैदा भी कम हुआ और पता चला मार्केट में आपको वो रेट नहीं मिला। किसान के साथ ये प्रॉब्लम है। ये समस्याएँ तो लगभग सभी सभी जगह पर है। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से इस मामले में या फिर जनता से? नहीं, सरकार को चाहिए कि एक चैनल बनाए कि जो आदमी इस ढंग का खेती कर रहा है, उसको लेकर के वो मार्केटिंग सरकार का काम है। किसान सारा काम तो किसान नहीं कर सकता है। किसान उपजाएगा कि मार्केटिंग करे, सारा काम तो किसान तो नहीं कर सकता है। अगर सरकार प्रोत्साहन दे रहा है कि ऑर्गेनिक करना चाहिए, तो उसका मार्केटिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए। इसमें आम जनता किस तरह से आपको चाहे मदद कर सकती है? आम जनता जो लोग ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं, वो डायरेक्ट किसान से लें, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है। उसमें प्योरिटी भी रहेगा। मार्केट में तो बहुत तरह का लोग हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी लोग बेच रहा है पैकिंग करके, ब्रांड बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो उसके नाम पे लोग बेच लेते हैं। तो आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, लेना चाहे अगर तो कैसे मिल सकते हैं लोग? नहीं तो मेरा नंबर है, नंबर पे आदमी बात करे, आके फार्म हाउस पे घूम करके जाए कि यहाँ किस ढंग से खेती हो रहा है, तो समझ में आएगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये आदमी आपके फार्म हाउस पर आए, मूव करे, घूमे, देखे, चीज़ों को समझे और फिर अपने आप को वो करें, संतुष्ट करें। हाँ, सही बात है। यह कमरा है, गेस्ट हाउस बता रहे हैं आप। ये क्या है ये? एक गेस्ट हाउस के तौर पे एक बनाए हैं कि स्टूडियो में काम करने के लिए कोई बाहर से आर्टिस्ट अगर आकर रहना चाहें,
तो कहाँ रहेंगे? मसौढ़ी में तो कोई होटल है नहीं, और पटना में आदमी रह कर के स्टूडियो पे तो काम कर नहीं सकता है। इसीलिए एक गेस्ट हाउस के रूप में कि इसमें 3-4 आर्टिस्ट रह सकते हैं। उनके अलग से हमने हमने किचन भी बनाया है, जिसमें वो खुद से अपना कुकिंग कर सकते हैं, और सारा सुविधा किचन में उपलब्ध है। अपना खुद से बनाइए और खाइए और रहिए और काम कीजिए। इसको आप गेस्ट हाउस के तौर पे विकसित कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि फॉरेन फ्रेंड आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? उनको रहने के लिए चाहिए आप खुद का सेल्फ का एक किचन चाहिए, लैट्रिन बाथरूम ढंग का होना चाहिए। इसलिए कमोड यहाँ पे बना लगा कर करके टाइल्स लगा कर फर्स्ट क्लास बाथरूम का ही व्यवस्था मैंने किया है यहाँ पे। हम चलते हैं इनके साथ फार्म हाउस के उन हिस्सों में जहां बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जीव जंतुओं का पालन होता है। आप जो अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी आपको कलरव की, तो ये मुर्गे मुर्गियों का और अन्य पशुओं का, पक्षियों का फार्म हाउस का हिस्सा है। ये फार्म हाउस का वह हिस्सा है जहां मुर्गे, मुर्गी, हंस, बत्तख आदि का पालन होता है और उसके अंडे का उत्पादन होता है। एक आर्टिस्ट कितना स्वावलंबी होता है आप यह भी देख लीजिए। सहयोगी के रहते हुए खुद सारा कुछ का देखरेख करते हैं और बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही बारीकी से चीज़ों को हैंडल करते हैं। हम इनके साथ इनके दरबे में प्रवेश करते हैं और ये चारों तरफ दिख रहे अंडे बड़ी ही बारीकी से अंडे को निकाल रहे हैं। ये हंस है और सामने मुर्गियों का समूह। मुर्गियों के दरबे में मुझे भी चलने में सावधानी बरतनी पड़ रही है, अन्यथा अंडों को नुकसान हो सकता है। इकट्ठे किए जा रहे अंडे। एक खूबसूरत सा मनोरम दृश्य देसी मुर्गियों का यह समूह है। मैं आपको यह मनोरम दृश्य दिखाना चाहूँगा जो शायद ही कभी आपने देखा होगा।
ये मुर्गियां बाहर जा रही हैं, हंस निकले हैं और इसके साथ ही पूरी समूह बाहर निकल गई है। सारी मुर्गियां जा रही है तालाब में। कुल 125 अंडे इकट्ठे हुए। यह एग है जो इनके ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा है। आइए दिखाता हूँ मुर्गियों का, हंसों का, बत्तखों का ये झुंड कहाँ गया। शांत सा दिखने वाला यह तालाब अब इन मुर्गियों और बत्तखों, हंसों का क्रीड़ा स्थल बन गया और सारा दिन इसी में ये टहलते हैं, घूमते हैं, कलरव करते हैं और अपना और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। यह तस्वीर यह दिखाता है एक कलाकार जब संकट में आता है वो टूटता नहीं, वह खुद को समेटता है और एक बेहतरीन स्वरूप में खुद को प्रस्तुत करता है। इसी का यह प्रमाण है। यह कलरव, यह शोर, यह क्रीड़ा स्थल और ये ऑर्गेनिक खेती, सभी ऑर्गेनिक खेती के हिस्से से ही जुड़े हुए हैं और इसीलिए यह एक नायाब प्रयोग है नायाब दौर में। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे और हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय महान हस्ती रेड सन्यासी के हौसला को भी अफजाई करें। यहाँ आप तमाम चीज़ हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक रूप में। इन्होंने जिन उत्पादों को दिखाया है वह आपके सामने है। विशुद्ध प्रकृति की गोद में।